नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज का मेरा विषय जगदीश गुप्त कृत खंड काव्य, जिसे स्वयं कवि ने लघु काव्य कहा है, शंभुक के पद्यांश की व्याख्या है। शंभुक पद का प्रसंग महाभारत में भी आया है तो पद्म पुराण में भी आया है। वाल्मीकि रामायण में आए इस प्रसंग को फादर कामिल बुल्के ने प्रक्षिप्त कहा है। राम का राज्याभिषेक हो गया है, राम का दरबार लगा है। ऐसे में एक विप्र अपने सर्प दंश से आहत पुत्र को लेकर दरबार में करुण ध्वनि के साथ, रुदन के साथ प्रवेश करता है। उसके रुदन को देखकर राजवेदी बुलाए जाते हैं, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। राम राज्य जो कि सभी प्रकार के सुखों की घोषणा करता है, यहाँ पर सभी प्रकार के सुख व्याप्त है, वहाँ पर इस प्रकार की अकाल मृत्यु चिंता का विषय बन जाता है। जनता चिंता करने लगती है कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी को यहाँ पर पद्यांश में कवि ने व्यक्त किया है। प्रजा पर यदि गिरे कोई गाज, दोष राजा का उठी आवाज़। जनता विचार मग्न है, आपस में विचार कर रही है, स्वयं भी विचार कर रही है, और वो ये सोचती है कि यदि प्रजा पर किसी भी प्रकार की गाज गिर जाती है, प्रजा को किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़ता है, कोई समस्या आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, किसी भी प्रकार की चिंतनीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वह दोष राजा का ही है। क्योंकि प्रजा की सभी प्रकार से रक्षा करना, उसकी सुख और शांति की फिक्र करना राजा का कर्तव्य है। जगे पुरजन लगा होने भोर, मच गया चारों तरफ यह शोर। पुरजन अर्थात नगर के निवासी, नगर के वासी, वो जागने लगे। रात्रि व्यतीत हो गई, सुबह हो गई और चारों तरफ यह शोर मच गया। जनता में यह बात फैल गई कि एक विप्र पुत्र की मृत्यु हो गई है, अकाल मृत्यु हो गई है, उसे सर्प ने काट लिया है और ये चिंता का विषय है। राम राज नहीं रहा अकलंक, इस कमल में भी सना है पंख। अर्थात प्रजा ये सोच रही है कि जो राम का राज्य सभी प्रकार के सुखों की खान है, यहाँ पर सभी प्रकार के सुख निवास करते हैं, एक स्वर्गीय नियमों के आधार पर यह राज्य संचालित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी कलंक लग गया है। यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि कोई गलत कार्य हो गया है। ऐसा लगता है कि ये राज्य भी कीचड़ से सने हुए कमल के समान है। अब वह पहले की तरह सभी प्रकार की दुविधा और परेशानियों से मुक्त नहीं रहा है। अर्थात कहीं न कहीं यह आवाज़ भी आ रही है कि न्याय अब वैसा नहीं रहा है, अत्याचार अब होने लगे हैं। हुआ राजा से कहीं कुछ पाप, क्यों प्रजा पर छा रहा संताप। अर्थात जनता ये सोचती है कि राजा से ज़रूर कोई न कोई पाप हुआ है। उस समय पाप और पुण्य के आधार पर ही किसी भी प्रकार के कार्य को किया जाता था, या किसी भी प्रकार के परिणाम का कारण पाप और पुण्य को माना जाता था। यदि परिणाम अच्छा है तो ज़रूर कोई पुण्य हुआ है, और परिणाम बुरा है तो ज़रूर कोई पाप हुआ है। गलत कर्म को यह भी कह सकते हैं कि पाप कहा जाता है, और अच्छे कर्म को पुण्य कहा जाता है। या ये भी कह सकते हैं कि जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा से इतर यदि कोई कार्य हो गया है तो वह पाप है, और उस परंपरा के अनुसार कोई कार्य हुआ है तो वह पुण्य है। और जनता ये सोचने लग जाती है और धार्मिक आधार पर पाप और पुण्य की व्याख्या करने लगती है, और वह ये सोचती है कि ज़रूर राजा से कोई पाप हुआ है और उस पाप का परिणाम प्रजा को भोगना पड़ रहा है। सोचने जनता लगी यह बात, दुख न बीता किंतु बीती रात।
अर्थात जनता ये सोचने लगती है कि जरूर राजा से कोई ऐसा कार्य हुआ है जो कि पाप की श्रेणी में आता है। दुख नहीं समाप्त हो रहा है। उस विप्रसुत की जो मृत्यु हो गई है, उससे उसके अंदर जो असंतोष है, जो अशांति छा गई है, वो अभी समाप्त नहीं हुई है। रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है, लेकिन इसका कोई भी कारण अभी तक जनता को समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा है। मत कहो राजा प्रतापी है, स्वार्थपर है और पापी है। अब जनता यह भी कहने लगी है कि राजा को प्रतापी ना कहा जाए, राम को प्रतापी ना कहा जाए, राम राज्य को निष्कंटक ना कहा जाए। यहाँ पर भी जरूर कोई अन्याय हो रहा है। राजा को का इतना यशोगान नहीं किया जाए, स्वार्थपर है और पापी है। ऐसा लगता है कि राजा भी स्वार्थी हो गया है और स्वार्थ के वशीभूत होकर जरूर कोई पाप करने लगा है, तभी तो जब इस तरह से अकाल मृत्यु राज्य में हुई है। कम उम्र के, कम आयु के व्यक्ति की मृत्यु, नवयुवक की मृत्यु इस राज्य में होना जरूर किसी भी प्रकार के राजा के दोष को ही इंगित करता है। जब ऐसा होने लगे उद्गार, तनिक चेता राम का दरबार, और इस तरह से जनता में इस प्रकार के उद्गार फैल गए, इस प्रकार की बात फैल गई, क्योंकि अब जनता सभी चिंतित होने लगी। जब एक के साथ हुआ है तो किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है, किसी तीसरे के साथ भी हो सकता है, और इस प्रकार की समस्या का सामना सभी जनता को या जनता के अन्य लोगों को भी या राज्य के अन्य लोगों को भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जनता को असंतोष होना स्वाभाविक था, चिंतित होना स्वाभाविक था। और जब राज्य की सारी जनता चिंतित होने लगी, अधिकांश जनता चिंतित होने लगी, तो जैसा कि कवि ने शब्द यूज़ किया है, शब्द का प्रयोग किया है, दरबार चेत जाता है। क्योंकि यह एक मनोवृत्ति रही है कि दरबार तब चेतता है जब उसे किसी प्रकार का भय हो जाता है, और जब सारी जनता असंतोष से ग्रसित हो गई तो राजा के दरबार के कान खड़े हो गए। यदि वस्तुगत दृष्टि से हम देखते हैं तो कवि यहाँ पर सफल हैं, वो अपनी बात कहते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक व्यवस्था के अंतर्गत सही भी लग रही है कि जनता में यदि रोष व्याप्त हो जाता है तो उस व्यवस्था को उसी तरह से नहीं संभाला जा सकता है, उसमें परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, अन्याय को दूर करना आवश्यक हो जाता है, या कोई समस्या उत्पन्न हो गई है तो उस समस्या का समाधान या हल करना आवश्यक हो जाता है। और जब जनता चेत जाती है तो फिर राजा के दरबारी लोग हैं उनके भी कान खड़े हो जाते हैं, या वो भी चिंता की मुद्रा में आ जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया, मुक्त छंद में लिखा गया यह खंड काव्य कवि की बात को सफलतापूर्वक कहता है। सहज सरल अभिधात्मक शैली में ये बात कवि के द्वारा कही गई है। इसका संबंध, यह शंभु खंड काव्य का संबंध कहीं पद्म पुराण से है, कहीं महाभारत से भी है, और इस कथा को लेकर आधुनिक संदर्भों को उठाते हुए कवि ने कुछ ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो व्यवस्था पर सीधे आक्रमण करते हैं कि व्यवस्था सभी प्रकार के नागरिकों के लिए समान होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, मनुष्य जाति को समान मानते हुए व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा प्रश्न कवि ने इस काव्य के माध्यम से उठाया है। धन्यवाद।